नमस्कार। कथुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, हमारी ये तीसरी क्लास है, पॉलिटिकल जो प्रोसेस है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर के हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन भी ऐसा नहीं कि जैसे सिंपल रिवीजन होता है हमने आर्टिकल देखे और आगे बढ़ गए। हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है, लेकिन फास्ट डिस्कशन चल रहा है हमारा, जल्दी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे आपको काम आ सकती हैं वो सब चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये यूजीसी नेट वाले जो बच्चे हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है, जो 4 सितंबर को होना है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेंस जो होना है, ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम जो है जो 14 सितंबर को होना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे मेरे हिसाब से। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो रहेंगी। दूसरी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए, जो कॉलेज कैडर है, कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, ठीक है। और आपका मेंस जो होना है उसमें बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, इतने सारे केसेस, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे आर्टिकल का जो डीपली एनालिसिस है वो हो रहा है, ठीक है। और इनको अगर आप एक बार कर लेंगे तो मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला है, कोई क्वेश्चन रह जाएगा। सारी चीज़ें लगभग हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो हम अभी तक जो है आर्टिकल 20 तक समझ चुके हैं, 2 वीडियो हमारी जा चुकी हैं, ठीक है। अब तीसरी वीडियो हमारी शुरू हुई और तीसरी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 को, ठीक है। 21 के बारे में आज समझते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, यानी कि जीने की स्वतंत्रता का अधिकार जिसे आप कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 प्रोविज़न है, 2 तरीके का ये राइट देता है आपको। एक तो देता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि ने जो प्रक्रिया स्थापित की है उसके द्वारा आपकी रक्षा की जाएगी, यानी कि प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ठीक है। दूसरा आपका समयक विधि की प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, समयक विधि की प्रक्रिया। तो प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ जो है वो जापान से लिया गया, जापान के संविधान से हमने इसको बोरो किया था। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? जापान के संविधान से। लेकिन इसकी प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ पे निकल कर के आती है? ब्रिटेन। प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है पूरी की पूरी। हमें प्रोसेस चलानी कैसे है वो कहाँ से है? ब्रिटेन से। और प्रक्रिया को स्थापित हमने कहाँ से किया है? जापान से। समयक विधि की प्रक्रिया ये यूएसए से हमने बोरो की है, यूएसए से लिया है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या चीज़ है कि गरिमा में जीवन जीने का अधिकार हमको दिया गया है। और ये गरिमा में जीवन जीने का अधिकार की जो व्याख्या है वो कहाँ पे की गई थी? मेनका गांधी केस आया था 1978 में। और एक और आता है, गरिमा में जीवन हो गया मेनका गांधी केस में। इसके बाद नींद का अधिकार आता है, नींद का अधिकार आता है रामदेव केस, बाबा रामदेव केस आता है 2011 के अंदर, ठीक है। रात को सो रही थी और सोते हुए दिल्ली पुलिस ने इनको उठा लिया वहाँ से, ठीक है, लाठीचार्ज हो गया। तब ये केस गया कि एक सोते हुए व्यक्ति को कोई भी पुलिस या अधिकारी उठा करके नहीं लेके जा सकता जब तक उसकी नींद पूरी नहीं हो जाती, ठीक है, सोने से नहीं रोका जा सकता। अब देखो हम चीज़ें समझते हैं आर्टिकल 21 को लेकर के क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं जो आपसे पूछने की ज़्यादा संभावना है। एक गोपालन केस हुआ था 1950 में, 1950 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जीवन के अधिकार की एक सीमित, एक लिमिटेड जो व्याख्या है वो की थी, जिसमें जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने को माना गया था कि भाई जीवित रहना ही जीवन का अधिकार है। लेकिन मेनका गांधी केस आता है 1978 में। यहाँ पे न्यायालय ने कहा, जुडिशरी ने कहा कि जीवन के अधिकार की सिर्फ जीवन जीना ही व्याख्या नहीं है, ये बहुत व्यापक है, ठीक है। और इसके अंदर जो है गरिमा में जीवन को जोड़ दिया गया कि भाई गरिमा में जीवन जीने का अधिकार होगा। और गरिमा में जीवन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप देखें जीने का अधिकार जब आप ढूंढते हैं, जीने के अधिकार के अंदर जब आप चीज़ें देखते हैं तो हम देखेंगे कि एक गरिमा में जीवन होना चाहिए। जैसे आप शादी करने का अधिकार देखेंगे, ठीक है, और अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार आप देखेंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें आएंगी। शिक्षा का अधिकार जो है ये इसके अंदर है आर्टिकल 21A के अंदर। जैसे क्या किया गया है, 86वां अमेंडमेंट आया था भारत के संविधान में 2001 के अंदर, 2002 में,
2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ था, और 2002 में जब ये हुआ तो क्या हुआ कि आरटीई भी लाया गया इसको मद्देनज़र रखते हुए 2009 में, राइट टू एजुकेशन। इसमें परिवर्तन करके जब ये 86th अमेंडमेंट हुआ तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया था और आर्टिकल 45 के अंदर भी अमेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में जाने से नहीं रोका जा सकता, उनको शिक्षा अनिवार्य है। अनिवार्य के साथ में आर्टिकल 45 में जो बात लिखी गई है मुफ्त शिक्षा की जो बात है वो मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे की गई कि ऐसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम जो है एक एक्ट बना देते हैं, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में वो एक्ट आता है। और वो एक्ट जो है बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिलाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कहीं पर भी पढ़ने से नहीं रोका जा सकता और उनके पढ़ने का अधिकार दिया गया। इसमें एक आरटीई 2009 में जो है एक धारा दी गई है 34A। इस 34A में प्रोविज़न ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है 25% BPL परिवारों के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, और उनकी फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, 25% सीटें रखी जाएंगी। लेकिन इन स्कूलों के साथ झगड़ा वगैरह बहुत सारा चलता रहता है, ये नहीं करते हैं एडमिशन। तो इसमें होता क्या है कि 10-1% बच्चों को एडमिशन मिल पाता है, गवर्नमेंट फ़ीस पे करती है, और बाकी पता नहीं गवर्नमेंट क्या करती है इसके बारे में। ठीक है, तो ये इतना है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, शिक्षा का अधिकार इसके अंदर शामिल है, एकांत का जीवन, और जिसको बोलते हैं निजता का अधिकार, कि मुझे एकांत में रहने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि मुझे सबके बीच में रहने का अधिकार है, मैं इंडिविजुअल हूँ, फ्री हूँ, तो मुझे एकांत में रहने का अधिकार है और निजता का अधिकार है। अब देखो निजता के अधिकार में कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एक करके बात करते हैं छोटी छोटी। देखो इसके अंदर क्या है, आप लोगों को पता होगा जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है इसमें। ठीक है, जीवन साथी चुनने का अधिकार कहाँ से दिया गया है कि भी मैं जीवन साथी चुन सकता हूँ, मेरी ये अपनी प्राइवेसी है, एकांत में रहने का मेरा अधिकार है। तो ये केस आया था शक्ति वाहिनी केस 2018। इसके बाद जो है निजता के अधिकार में जीवन साथी चुनने का अधिकार जोड़ दिया गया था। ठीक है, एक और केस आता है पुट्टू स्वामी केस 2017 में, आधार कार्ड का मामला था। ठीक है, कि भाई आधार कार्ड में जो जानकारी मांगी जा रही है वो क्या वो सही है। अब पुट्टू स्वामी केस में न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, व्यक्ति देना चाहे तो दे, उसकी प्राइवेसी है, अपनी निजता का अधिकार है उसका। ठीक है, तो आप वो जानकारी नहीं ले सकते अगर व्यक्ति नहीं बनवा रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पुट्टू स्वामी केस 2017 कहता है कि आधार कार्ड में भी आपको जानकारी देना आवश्यक नहीं है, आधार कार्ड बनवाए नहीं बनवाए उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आधार कार्ड जो है उसको कंपलसरी कहीं पर भी नहीं माना गया है। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए दूसरी चीज़ फिर एक और है, इसी से जुड़ा हुआ केस है खड़क सिंह केस। आप लोगों ने सुना होगा ना, एक कहावत आती है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये केस क्या होता, खड़क सिंह एक व्यक्ति था, उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुए थे, जुर्म था, और क्या हुआ कि उसको जो है चोर की उसके ऊपर ये था कि भाई इसके ऊपर नज़र रखनी है। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है इसके ऊपर नज़र रखिए, और कोई ये कहीं भाग ना जाए उसके पीछे 2 पुलिस वाले लगा दिए। ठीक है, वो उस पर नज़र रखते हमेशा, और सिविल ड्रेस में जाते, और जाकर के क्या करते, बाहर घर के बाहर घूमते रहते, और बहुत देर तक वो बाहर नहीं निकलता, बंद रहता, दरवाज़ा बंद रहता और वो सब बंद रहती खिड़कियाँ। तो उन्होंने क्या किया कि जाते देखते हैं क्या कुछ कर तो नहीं रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, आपराधिक व्यक्ति है। जाकर के एक काम करते, खिड़की को बजा देते या फिर दरवाजे को बुलाते, बोलते कि खड़क सिंह है, फिर बाहर आता, हाँ है। अब उसे धीरे धीरे शक होना शुरू हो गया, धीरे धीरे पता चल गया कि ये हो क्या रहा है। तब उसने केस किया, तब ये एक मामला आया कि आप इस तरीके से किसी को फॉलो नहीं कर सकते, ऐसे परेशान नहीं कर सकते, उसकी प्राइवेसी है, वो अपने घर में उसके अंदर क्या कर रहा है आप उसे नहीं डिस्टर्ब कर सकते। ठीक है, कभी भी रात को भी आके बजा दिया खड़क सिंह है, दिन में आके बजा दिया खड़क सिंह है, सो रहा है व्यक्ति तब भी बजा दिया खड़क सिंह है। अब यही कहावत ऐसे ही है कि खड़क सिंह खड़क गया। ठीक है, पहले खड़क सिंह अपराधी था तो इसलिए लोग डरते थे, फिर खड़क सिंह खिड़कियों के खड़कने से फिर खड़क सिंह को भय होना शुरू हो गया, ये तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो गई है। तो ये वाला केस आता है 1985, 82, 83 के आसपास का केस है, देख लेना एक बार कोई। ठीक है, इसके अलावा एक और अधिकार आप सभी जानते हैं कि एक समलैंगिकता का अधिकार की बात हुई है।
ठीक है। समलैंगिकता के अधिकार में क्या था, हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल होता 377 में कहा गया था कि आप कोई भी व्यक्ति जो है वो समान लिंग वाले व्यक्ति के साथ में, यानी कि उसके साथ में आप संबंध नहीं बना सकते हैं, शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस धारा में ये बात थी। फिर एक केस होता है, इस केस में आता है कि एक नाज फाउंडेशन है, नाज फाउंडेशन केस आता 2009 में। उसने धारा 377 को समाप्त कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार। उसके बाद दूसरा अधिकार आता है, दूसरा केस आता है सुरेश कौशल केस 2013। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पलट दिया और इसको दोबारा से बहाल कर दिया 377 को। ठीक है, कहा कि नहीं, समलैंगिकता हो ही नहीं सकती। अब क्या होता है ना कि सिर्फ समलैंगिकता नहीं है, इसके अंदर कुक्रम लिखा हुआ है, कुकृत्य लिखा हुआ। कुकृत्य का मतलब होता है कि आप जो है सिर्फ समान लिंग वाले व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि आप किसी पशु के साथ नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, कि भाई आप किसी पशु के साथ ऐसा कर पाएँ, वो भी इसके अंदर की, वो भी कुकृत्य है, वो भी सही नहीं है। ठीक है, दूसरा फिर इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही ये सुरेश कौशल केस आता है 2013 का, उसके बाद एक और केस आता है नवतेज सिंह जौहर केस 2018। इस केस में फाइनली तौर पे 377 के इस पार्ट को, समलैंगिकता वाले पार्ट को हटा दिया गया। ठीक है, कुक्रम को नहीं हटाया, समलैंगिकता के पार्ट को हटा दिया कि समलैंगिक व्यक्ति आदमी करते हैं। ठीक है, LGBT का मुद्दा ज़्यादा उठ रहा था, तो वो हटा दिया गया कि भाई ये व्यक्ति का अधिकार है, ये कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन आप वो नहीं कर सकते कि आप कुकृत्य नहीं कर सकते कि पशुओं के साथ आप ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे फिर ऐसा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें आर्टिकल 21 में क्या क्या चीज़ें, आजीविका का अधिकार दिया हुआ है, जैसे स्वच्छ जल और वायु का अधिकार है, अभियुक्तता दोष सिद्धि यानी कि अपराधों का अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है जो आर्टिकल 39A में है, ये भी अब ऐड कर दिया, फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा फिर तीव्र या शीघ्र न्याय प्राप्त करने का अधिकार है कि भी मुझे जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है, भोजन का आपको अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, बिजली पाने का अधिकार है, नींद का अधिकार है। ठीक है, महिला अधिकारिता इसके अंदर आ गई है। तो इतनी सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक मामला और आता है, जैसे हमने कहा कि जीवन जीने का अधिकार है ये। ठीक है, जीने का अधिकार। अब एक मामला शुरू हो जाता है कि क्या मरने का भी अधिकार है, क्या मरने का अधिकार है। तो मरने के अधिकार पे बात होती है। एक रतिनम केस आता है 1994 में। ठीक है, और आईपीसी की धारा थी 309। ठीक है, आईपीसी की धारा 309 पर अनुच्छेद 21 जो है वो ढक देता है। क्या था कि आईपीसी की धारा 309 क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई खुदकुशी का प्रयास करेगा तो उसे 2 साल का दंड दिया जा सकता है, 2 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस आदमी ने केस किया, इसने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं जीना ही नहीं चाहता। अब यहाँ पे रतिनम केस के अंदर जो है ये बात बोली गई कोर्ट के द्वारा कि देखो 309 को अब खारिज करते हैं। आर्टिकल 21A ये जीने का अधिकार देता है, लेकिन ये मरने का भी देता है। ठीक है, तो इसने कहा कि व्यक्ति को मरने का अधिकार शामिल है। ठीक है, इसके बाद तुरंत 2 साल बाद एक केस आता है ज्ञानकोर केस 1996 में। अब 309 को यहाँ पे वापस प्रभावी कर दिया गया कि नहीं, जीने का अधिकार है, मरने का नहीं है, वापस 309 लग जाएगी, 2 साल की सज़ा फिर से हो जाएगी। ठीक है, ये फिर से कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद एक केस आता है, एक एक्ट पारित किया जाता है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। संसद ने आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। क्या किया, याद रखिए 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आता है। इसने क्या किया, जो ये धारा 309 इसको ख़त्म नहीं किया, 309 बनी रहेगी और आत्महत्या जो है अब वो अपराध नहीं होगी, उसको जो है अब अपराध नहीं होगा, लेकिन मामला चल सकता है। ऐसा नहीं है कि आत्महत्या कर सकते हैं, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि अपराध नहीं होगा अगर कोई कोशिश कर रहा है तो। ठीक है, अब इसी के साथ में केस दूसरा जुड़ता है कि जीवन का अधिकार और दया मृत्यु का अधिकार। ये तो मृत्यु का अधिकार हो गया व्यक्ति को मरने का, लेकिन अधिकार हो सकता है, जीवन का अधिकार तो है ही, साथ में आप दया मृत्यु भी आपके लिए हो सकती है। वो कैसे, भारत में दया मृत्यु केस जो आता है वो आता है अरुणा शाहनबाग केस 2011। अरुणा शाहनबाग कौन थी, एक ये डॉक्टर थी
डॉक्टर नहीं, ये नर्स थी, ठीक है, ये नर्स हुआ करती थी और ये थी केरल के एक हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी। इनके साथ क्या हुआ कि वहाँ का कोई वर्कर था, 4th क्लास वर्कर था, कोई वहाँ का सफाई कर्मचारी था, उसने इनके साथ रेप अटेम्प्ट किया, ठीक है, रेप अटेम्प्ट किया इनका, मतलब कोशिश की करने की। और क्या हुआ कि अटेम्प्ट के दौरान जो है इनके गले में चेन डाल दी गई, चेन डाल दी गई इनके गले में, और चेन डाल करके उसको ऐसा खींचा कि ये कोमा में चली जाती हैं, अरुणा शाहनवाग, ठीक है, कोमा में चली गई। अब क्या है, कोमा में जाने के बाद ये वेंटिलेटर पे आ गई हैं, ठीक है, लेटी हुई है, काफ़ी लंबा समय हो गया, ठीक है। तो 2011 में केस बनता है, ठीक है, इसको लेकर के एक NGO है वो केस करती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हम दो चीज़ें देखते हैं, यूथनेसिया, एक एक्टिव यूथनेसिया होता है और एक पैसिव यूथनेसिया होता है। एक्टिव यूथनेसिया के अंदर क्या है, इसका अर्थ है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं अपने दम पर जीवित है, अपने दम पर जीवित है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है, मांगे जाने पर मृत्यु प्रदान करना। इसका मतलब होता है एक्टिव यूथनेसिया का कि कोई व्यक्ति है और वो ये कहता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत सब कुछ है, मैं अपने दम पे सब कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ख़त्म हो गई है कि मैं आगे जीवन को जारी रखना चाहूँ। मेरी उम्र इतनी है कि मान लो उसने 50 साल की उम्र बोला कि मैं अब मरना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ इसके लिए बोल दिया जाए कि मैं मर सकता हूँ आराम से। तो ये होता है एक्टिव यूथनेसिया में। भारत में इस चीज़ की मनाही है, इस चीज़ को नकार दिया गया, दया मृत्यु को नकार दिया गया, सक्रिय दया मृत्यु को याद रखना, एक्टिव यूथनेसिया को नकार दिया गया, ठीक है। पैसिव यूथनेसिया क्या होता है, पैसिव यूथनेसिया के अंदर क्या आता है, पैसिव यूथनेसिया में जो जीवन रक्षक प्रणाली होती है कि भाई वेंटिलेटर पे हैं आप, आपके ऊपर ऑक्सीजन लगा रखी है, ठीक है, आपके ग्लूकोज चल रहा है, आपको इंजेक्शन लगा के ठीक किया जा रहा है, मेडिसिन दी जा रही है, ये आपकी जीवन रक्षक प्रणाली है, आप कोमा में हैं। अब क्या करेंगे, पैसिव यूथनेसिया के अंदर कहेंगे कि देखो मर तो जाएगा, हम मारेंगे नहीं इसको, लेकिन क्या है कि इसको गरिमामय तरीके से नेचुरल प्रोसेस से मरने का अधिकार है, मारने का नहीं किसी को। तो जीवन रक्षक प्रणाली जो होती है उसको हटा लेंगे हम, उसकी ऑक्सीजन हटा लेंगे, वेंटिलेटर से हटा लेंगे, नॉर्मल बेड पे रख देंगे, ठीक है, और उसके साथ में जो है हम नाकों में नली डाल रखी जो वो हटा देंगे, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह मेडिसिन वगैरह बंद कर देंगे। तो जिससे व्यक्ति जो वो स्वयं अपनी मृत्यु को पा लेता है, ठीक है, स्वयं मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं, ऐसा नहीं कि ये भी ऐसे ही हो जाए, कुछ शर्तें मानी जाएंगी, जैसे परिवार या केयर टेकर की अनुमति बहुत ज़रूरी है कि भाई कोई केयर टेकर है, इसका परिवार के व्यक्ति हैं, उनकी अनुमति जरूरी, वो अनुमति देंगे तब होगा। दूसरी बात, एक डॉक्टर का पैनल है, वो इस चीज़ को प्रमाणित करेगा कि हाँ इसको पैसिव यूथनेसिया दिया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ इसके अंदर शर्त ये है कि हाईकोर्ट के जज के द्वारा प्रमाणित भी होना चाहिए, कि हाईकोर्ट का जज जब तक प्रमाणित नहीं कर देगा कि हाँ इसको दिया जा सकता है, तब तक ये नहीं हो सकता। तो हाईकोर्ट के जज को भी अनुमति, हाईकोर्ट के जज का भी प्रमाण जरूरी होना। 2018 में कॉमन कोज नाम की एक संस्था है, उसने याचिका में जो निष्क्रिय दया मृत्यु है, पैसिव यूथनेसिया जो है, उसको सही ठहराया। कोर्ट ने क्या किया कि ये कॉमन केस नाम की संस्था है, कॉमन कोज नामक, ठीक है, ये एक संस्था थी, इन्होंने केस किया था। तो इसमें एक्टिव यूथनेसिया को नकार दिया गया था और पैसिव यूथनेसिया को मान लिया। न्यायालय ने क्या किया कि न्यायालय के अकॉर्डिंग ये हुआ कि असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, अपने जीवन काल में एक वसीयत बना सकता है। देखो कई बार क्या होता है ना कि जैसे कोई व्यक्ति है वो मरना चाहता है, जैसे किसी को कैंसर हो गया, कोई कोमा में चला गया, ठीक है, कोई HIV से पीड़ित है, अब डॉक्टर कह रहे कि ये 4-5 साल में मर जाएगा, इसका इतना टाइम बचे, और वो व्यक्ति कह रहा है कि देखो 4-5 साल में तो जो ना मेरे परिवार की कंडीशन जो वो इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो सड़क पे आ जाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी अगर मैं मर जाऊं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे ऊपर से ये सारी चीज़ें हटा लीजिए ताकि मेरा परिवार भी सुख शांति से रह सके, उसको भी ये बर्डन ना झेलना पड़े कि मैं जी भी रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा, घर वाले परेशान, मैं परेशान, आप परेशान।
इसलिए इसको हटा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन व्यक्ति जो है एक केस के अंदर, ये तो पैसिव यूथनेसिया की बात है। अब देखो वसीयत की बात क्या होती है। 2018 में कॉमन कोज नामक संस्था की याचिका के ऊपर हुआ था ये सब तो, लेकिन न्यायालय के अकॉर्डिंग जो है उसने कहा कि अगर मान लो कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसका कोई साधन नहीं हो सकता, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो वो घोषणा कर सकता है, अपनी वसीयत बना सकता है, ठीक है। और घोषणा कर सकता है कि भविष्य में वो कोमा में चला जाए, मान लो मैं या आप कोई और, खुदा न खास्ता ऐसा किसी के साथ हो, और वो व्यक्ति अपनी वसीयत बना दे कि मैं अगर कभी असाध्य ऐसी स्थितियों में चला जाऊं तो मेरी जो जीवन रक्षक प्रणाली है वो मुझसे हटा ली जाए, वो मुझ पे ना रखी जाए, बल्कि मुझे गरिमापूर्ण तरीके से मरने दिया जाए, ठीक है। तो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से अधिक बार ऐसी लिविंग विल बना सकता है, ठीक है, और उसे बदल भी सकता है। ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकता। उसने क्या करेगा वो कि मान लो उसने आज बनाई कोई लिविंग विल, ठीक है, और उसको लगा कि यार तुम्हारी कंडीशन तो ठीक है और ये तुम्हें जीने नहीं, तुम्हें तो जल्दी मारने की कोशिश में लोग तुमने विल बना दी है, और क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, उसको विल को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। दूसरा फिर उसने सोचा कि नहीं यार ठीक है कर देता हूँ, फिर से सोचा कि एक बार कर दे, दोबारा फिर बना दे। तो जीवन में कितनी बार बना सकता है, कितनी बार उसको डिजोल्व कर सकता है, हटा सकता है, खरा उसको बदल सकता है, ठीक है। आगे क्या है, ये क्या है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया, ये क्या है, दोनों इन चीज़ों को समझते हैं। मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि अनुच्छेद 321 के संदर्भ में निधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू किया जाएगा, ठीक है। यानी कि सॉरी ये विधि है, मैं विधि यानी कि कानून की उचित प्रक्रिया, उचित का मतलब है कि जो सही प्रक्रिया होगी वो लागू होगी, ठीक है। विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया का मतलब है कि जो विधि बना दी है उसमें जो प्रक्रिया, जो कानून बन गया है उसमें जो प्रक्रिया बनाई गई है उस प्रक्रिया के तहत काम होगा, ठीक है। अर्थात संसद सर्वोच्च रहेगा, संसद ने जो कानून बनाया वो सर्वोच्च रहेगा। ब्रिटेन में ये लागू है इसलिए संसद वहाँ पे सर्वोच्च मानी जाती है, ठीक है। और निर्मित विधि जो है वो सर्वोच्च मानी जाएगी, जो कानून बना है उसकी प्रक्रिया मानी जाएगी। बीच में क्या बदलाव करेंगे, हम नहीं कर सकते। फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, ठीक है। विधि बनने के बाद को प्रक्रिया स्थापित होगी, ठीक है, यही लगभग सेम चीज़ है। विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया ये होगी कि विधि ने जो प्रक्रिया निर्धारित की है उसके द्वारा होगा, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब विधि के बाद जो प्रक्रिया होगी, विधि बन गई उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो सर्वोच्च मानी जाएगी। इसमें यह था कि यहाँ पे संसद जो प्रक्रिया डिसाइड करेगा वो संसद की सर्वोच्चता है, उसके ऊपर दखल नहीं हो सकता। यहाँ पे ये है कि संसद ने बनाई हो, विधि बन गई तो वो ऊपर मानी जाएगी सबसे। जापान का संविधान जो है अनुच्छेद 21 में इसका प्रयोग किया गया, जापान के अनुच्छेद 21 में, ठीक है। और विधि की उचित और सम्यक प्रक्रिया क्या है, उचित प्रक्रिया क्या है, यूएसए में लागू है, भारत में केवल अनुच्छेद 21 के संदर्भ में लागू होती है। यहाँ पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी, यानी कि न्यायपालिका अपने स्वविवेक से भी निर्णय ले सकती है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो यानी कि यूएसए से और ब्रिटेन से, जापान से, इन तीन चीज़ों को याद रखना है। विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक है, उचित या सम्यक प्रक्रिया, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या फिर विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया, इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है वो इस तरीके से था, ये समाप्त होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अनुच्छेद 22 पे। सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या है, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। कुछ दिशाओं में आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती और कुछ दिशाओं में आपको जो है डिटेंशन प्रोविज़न है। तो ये क्या है, दंडात्मक निरोध यानी कि पुनिटिव डिटेंशन होगा, और दूसरा है निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। दो चीज़ें यहाँ पर, जैसे पुनिटिव डिटेंशन के अंदर क्या है कि अपराध होने के पश्चात गिरफ्तार करना, और प्रिवेंटिव क्या है कि अपराध होने से पहले गिरफ्तारी कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये 22(1), 22(2), 22(3) है इसके अंदर, ठीक है। 22(1), 22(2), 23 में क्या किया गया है कि पुनिटिव में कि अपराध होने के बाद हमने इसको गिरफ्तार किया। पहली चीज़ तो ये कि 22(1) में क्या है कि आपको गिरफ्तार किया, आपको गिरफ्तारी का कारण बताएगा व्यक्ति को, ठीक है। दूसरा, आप अपने वकील से बात कर सकते हैं। 22(2) में ये बात है कि भी ठीक है, आपको गिरफ्तारी का कारण हो गया, आप अपने वकील को बुलाइए, आप ठीक है, वकील को आप बुला सकते हैं। तीसरा, 22(3) में अपवाद ये दिया गया है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, 22(1) और 22(2), ये जो हमारे देश का शत्रु है, जो देश यानी कि हमारा एनिमी कंट्री है, उस देश के नागरिक के साथ ये लागू नहीं होता, ठीक है। आतंकवादियों पे लागू नहीं होता, ठीक है। फिलहाल में तो हमारा कोई एनिमी है ही नहीं, कहने के लिए हैं कि पाकिस्तान एनिमी है, लेकिन एनिमी नहीं है। हम खूब धड़ल्ले से उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, भाला फेंकने में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो एनिमी के साथ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन
एनिमी नहीं है, इसलिए हो रहा है। ठीक है, अब है दूसरा, अपराध होने के पूर्व गिरफ्तारी, अपराध होने से पहले गिरफ्तारी। 3 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा? अपराध होने से पहले की बात है ये, कोई पुलिस को लगा या फिर आईबी को लगा या किसी को भी लगा, जो भी संस्थाएं हैं सरकारी, उनको लगा कि व्यक्ति अपराधी है और अपराध कर सकता है, तो उसको क्या करेंगे? डिटेंशन कर लिया, डिटेन कर लिया, उसको एक तरफ रख लिया। उसको क्या करना पड़ा? 3 महीने के भीतर एक पैनल के सामने पेश किया जाएगा उसको। कोई एक पैनल होगा, उस पैनल के सामने उस व्यक्ति को पेश करेंगे, और तीनों व्यक्ति जो हैं हाई कोर्ट लेवल के जज होने चाहिए। जो पैनल होगा 3 महीने के अंदर 3 व्यक्तियों का पैनल होगा, और वो तीनों व्यक्ति कौन होंगे? हाई कोर्ट लेवल के जज होने चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, ये बताएंगे कि 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तारी को बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर ये कहें कि नहीं, अभी इस गिरफ्तारी को नहीं बढ़ाना चाहिए, ये ठीक है, इतनी ठीक है, तो ये गिरफ्तारी को बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 22। आर्टिकल 21A का कुछ पार्ट रह गया था, उसको मैं एक बार फिर से करवा देता हूँ। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, 51A, 86th अमेंडमेंट हुआ था, RT राइट टू एजुकेशन आया था 21A में, और DPSP आर्टिकल 45 की परिभाषा दी गई थी। ठीक है, पुनः परिभाषित किया गया था इसको। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लें। इसके बाद आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो आपके 2 अधिकार कंप्लीट हुए हैं, एक तो स्वतंत्रता का अधिकार, एक समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अब हम शुरू करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 बहुत सिंपल हैं, ये बहुत आराम से हो जाएंगे। ये क्या है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को प्रतिषेध करता है, कि उसको रोकता है कि मानव के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, बलात्श्रम नहीं होगा, व्यापार नहीं किया जा सकता, मानव तस्करी नहीं की जा सकती, इन सब चीज़ों के ऊपर। दूसरा आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में जो बच्चे हैं, बच्चों के नियोजन पे प्रतिबंध, कि बच्चे वहाँ पे काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर प्रतिबंध। 14 से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, उनके ऊपर काम नहीं होगा, उनके साथ जो है ये नहीं किया जा सकता। अब क्या है कि सवाल ये उठता है कि क्या 14 साल से कम उम्र के बच्चे ही 14 साल से बाद के बच्चे कर सकते हैं? हमने नाबालिग तो जो वो 18 साल वाले बच्चे को भी माना हुआ, 18 से कम उम्र के बच्चे को नाबालिग माना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ सिर्फ इतना कर लेना कि सिर्फ 14 साल से कम, बाकी तो कर पाएंगे क्या? क्या बाकी लोगों को जो है कारखानों में लगा सकते हैं हम? ठीक है, तो ये बात रखी गई। इसका जवाब आता है 1986 में संसद ने एक बाल श्रम निवारण अधिनियम पारित किया। बाल श्रम निवारण अधिनियम पारित किया। उसमें क्या है? बाल श्रम को अपराध माना गया। इसने कहा कि जो बच्चों से काम करवाते हैं वो अपराध होगा। और दूसरी बात इसने कही कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाए जा सकते। जोखिमपूर्ण, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जोखिमपूर्ण कार्य मतलब है कि जहाँ पे जोखिम दिखता है, जहाँ पे खतरा नज़र आता है। उसके बाद 14 साल से कम के बच्चे जो वो किसी भी काम में नहीं लगाए जा सकते, यानी कि चाहे वो जोखिम का हो चाहे ना हो, ठीक है, कोई भी काम हो, 14 साल के बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नहीं लगा सकते हैं। और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है, यानी कि 14 से 18 के बीच के जो बच्चे हैं, उनको आप जो रिस्क वाले काम हैं उनके अंदर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे आप काम करवा सकते हैं। 2015 में एक संशोधन होता है इसी चीज़ को लेकर के, इसी बिल के अंदर, बाल श्रम निवारण अधिनियम में, इसमें संशोधन हुआ और कहा गया कि स्कूल से अवकाश के बाद, ठीक है, या फिर छुट्टी के दिनों में, छुट्टी के बाद, या फिर मनोरंजन के कार्यों में, ठीक है, मनोरंजन जो होता है, मनोरंजन यानी कि फ़िल्म वगैरह, गाने वगैरह, ठीक है, वेब सीरीज़ वगैरह, नाटक वगैरह, नुक्कड़ वगैरह, थिएटर वगैरह, इन सब चीज़ों में बच्चों को आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्कूल के अवकाश के बाद, ठीक, छुट्टी के बाद आप जो उसको घर के काम में लगा सकते हैं, फैक्ट्री के काम में तब भी नहीं लगा सकते। घरेलू कार्य में छूट है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, वहाँ पे लगाया जा सकता है। मनोरंजन के काम में लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी? ये आएंगी शोषण के विरुद्ध अधिकार में। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है कि 25 से 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्रोविज़न है, याद रखना। सबसे पहले क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार, जैसे आर्टिकल 25 क्या कहता है कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को व्यक्ति मान सकता है, कोई भी व्यक्ति उसका आचरण कर सकता है, अपना सकता है, उसको प्रचार कर सकता है। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण अपने अंदर उसको लागू कर सकता है, अपने जीवन में उसको लागू कर सकता है। वो टीका लगा के चले,
गमछा डाल के चले, भगवा पहने, या फिर वो टोपी डाल के चले, जालीदार टोपी डाले व लंबी दाढ़ी रखे, उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता, आचरण कर सकता है उस तरीके का। दूसरी चीज़ फिर इसने कही कि आर्टिकल 26 में ये सब चीज़ें कर सकता है व्यक्ति, लेकिन साथ में क्या है, इन सब चीज़ों के लिए वो अपने धार्मिक कार्य भी कर सकता है, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। भाई वो नमाज अदा करना चाहता है, ठीक है, वो अपनी मस्जिद के पास जो है भंडारा लगाना चाहता है, लंगर लगाना चाहता है, ठीक है, वो जो है किसी कोई व्यक्ति जो है अपने घर के बाहर भंडारा लगाना चाहता है, ठीक है, या फिर वैसे आरती करवाना चाहता है, ठीक है, जागरण करवाना चाहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है वो, ठीक है, धार्मिक काम करने के लिए प्रबंध, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं देना होगा। देखो, प्रबंध करने का मतलब ये भी है कि उसने जो खोला और वहाँ पे चंदा आ रहा है, ठीक है, अब उस चंदे पे उसके पास जितना पैसा आ रहा है उसके ऊपर किसी भी सरकार को कोई टैक्स लेने का अधिकार नहीं। वो टैक्स नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही आ रखा वो हिसाब भी नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो धर्म नहीं देगा, ठीक है। अपनी अभिवृद्धि के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए वो कोई टैक्स नहीं देगा, उसको टैक्स से छूट दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या कहता है, कुछ शिक्षा संस्थानों में शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की संस्था। क्या है कि कई स्कूल कॉलेज जो हैं कुछ शिक्षा संस्थानों में शिक्षा व धार्मिक उपासना में, यानी कि धार्मिक जो चीज़ें हैं, जो उसके धार्मिक वैल्यूज हैं, उनके अंदर उपस्थित होने की उसकी स्वतंत्रता है कि भी वो धार्मिक संस्थानों के, शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है वो धार्मिक अपने काम कर सकता है, धार्मिक उपासना को यूज़ कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका एक केस बनता है यहाँ पे, टोडलर केस 2014 का केस है। इसमें क्या कहा था, देखो कई लोगों ने बोला, एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं हमारा दिवाली जो है ना, दिवाली तो हमारा पर्व है, टोडलर केस 2014 में, दिवाली हमारा पर्व है और इसको हम इंजॉय करेंगे, इसकी आज़ादी दी गई है हमें अपने इसके प्रबंध करने की, इसका आचरण करने की, धर्म को मानने की, इसका प्रचार प्रसार करने की, और बम पटाखे बजा करके हम करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक केस चला हुआ है आज के समय पे भी, आप जो देखते हैं व्यक्तियों के नमाज पढ़ने का अधिकार के ऊपर चला हुआ है। उसमें क्या चल रहा है कि नमाज पढ़ना जो है वो इस्लाम का मूल है, इस्लाम के मूल में जो है नमाज पढ़ना तो है, लेकिन नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी ये उसके मूल में नहीं है, ठीक है। नमाज आप अपने घर पे ही पढ़ सकते, ठीक है, नमाज पढ़ सकते, इससे कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है, लेकिन अपने घर में ही पढ़ सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि वो मस्जिद में पढ़ी जाएगी। इसी चीज़ को लेकर के जैसे पटाखे जलाने पे बात हुई, ऐसे ही जो टोडलर केस आया, उसने कहा कि हमारा त्यौहार है, हम पटाखे बजाएंगे, हम इंजॉय करते हैं इस त्यौहार को इस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे जलाना आपका अधिकार है, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई आपकी, कि आपको पूरी तरह रोक दिया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आर्टिकल 25 का यूज़ करिए, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप पटाखे नहीं जला सकते, आपको अधिकार है, ठीक है। जागरण कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, कर तो लेते हैं लोग, लेकिन इस तरीके के शोर शराबे का अधिकार आपको रात के 10 बजे के बाद नहीं है भाई, सुबह 6 बजे तक। इस समय पे लोग सोते हैं और उनके सोने का अधिकार ज़रूरी है। आपका धर्म के आचरण की जो स्वतंत्रता है वो 10 बजे तक है, 10 बजे तक कर लीजिए, उसके बाद आपको बंद करना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि नहीं, लोग टोकते हैं, सुबह तक चलते रहते हैं, धू होता रहता है और परेशान होते हैं। अगर कोई शिकायत करते तो रात को बंद करवा देगी पुलिस आकर के, ठीक है। अब जैसे एक और केस आता है, सबरीमाला केस, आप लोगों को सबको पता है, आर्टिकल 26, ये 2016 का केस है। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जैसे केरल की सरकार ने ये बोला कि नहीं, सबरीमाला जो मंदिर है उसके अंदर वहाँ पे एक व्यक्ति हैं, उनका मतलब ये लिंगायत तो नहीं है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, हम बाद में देखते हैं, याद आ गया तो बता दूँगा। धर्म सबरीमाला जो है एक जगह का नाम है और वहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है। उस मंदिर के अंदर जो, उस मंदिर को अयप्पा नाम है,
अयप्पा भगवान का मंदिर है, तो अयप्पा भगवान के मंदिर में जाने के लिए ये कहा गया है कि 18 साल से 18 नहीं शायद 14 साल, हाँ 14 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाएं उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस बात को जो है केरला गवर्नमेंट ने सही माना कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ फिर यहाँ पे हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट, उसने भी इस बात को सही माना, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये केस पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या दिक्कत है भाई, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ करवा दिया, कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सबको अधिकार है मंदिर में जाने का, और जाने दीजिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है। तो अयप्पा भगवान के मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें जाने के लिए बोल दिया। लेकिन एक महिला जज थे, उन्होंने कहा कि ये अपनी खुद की धार्मिक मान्यताएं हैं और उनको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताएं भेदभाव नहीं कर सकती कि किसी व्यक्ति को जाना है किसको नहीं जाना है। ऐसे ही यही चीज़ भी ऐसे ही कि किसी जो ये हमारे मंदिर होते हैं, राम का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, शिव का मंदिर है, ठीक है, इनके ऊपर जल चढ़ाने से आपको सबको पता है कि एससी कम्युनिटी के, एसटी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को रोका जाता है। लेकिन ये अधिकार नहीं है उनको रोकना, ये जा सकती, लेकिन इसमें दखलंदाजी नहीं हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर भी कभी न कभी होने वाला है, डिबेट आने वाली है धीरे धीरे करके, कभी न कभी जरूर आएगी। अब देखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये आपका हो गया, ठीक है। ये था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इससे पहले हमने किया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा अधिकार, ये चौथा अधिकार था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार आ गया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। इसको लेकर बहुत डिबेट होती है। देखो आर्टिकल 29 क्या कहते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। यानी कि आपको अपनी भाषा, लिपि, अपनी संस्कृति ये बनाए रखने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 29, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं हो सकती कि आपको इस दूसरी चीज़ पढ़नी, नहीं, मना कर देंगे। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। कि भाई देखो जो देश में अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने धार्मिक अधिकारों को बचाने के लिए वो कह सकता है कि हम धर्म के आधार पे अपने स्कूल खोलेंगे, अपने कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ठीक है। जैसे क्रिश्चियंस के बहुत सारे स्कूल दिखेंगे आपको, और उसके अंदर वो अपनी चर्च भी चला सकते हैं, वो भी ठीक है। दूसरी चीज़ उसके अंदर वो एडमिशन किसको देंगे वो भी उनका अधिकार होगा, ठीक है। जैसे कोई मदरसे चला रहा है, ठीक है, कोई मुस्लिम स्कूल चला सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आ जाएंगी। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है कि आर्टिकल 32 है, ठीक है, ये आपका छठा अधिकार है। आर्टिकल 31 आपको पता ही है, हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। 32 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। पहली बात 32 का पार्ट 1। दूसरी बात 32 पार्ट 2, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स का अगर कहीं पे उल्लंघन होता है तो। तीसरी चीज़, संसद रिट का अधिकार निम्न अदालतों को दे सकती है। यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो अधिकार है ही, ठीक है, लेकिन 32(3) में ये भी कहा गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय जो हैं, उनको भी रिट का अधिकार संसद दे सकती है, लेकिन नहीं दिया गया है। चौथा, फंडामेंटल राइट्स का विशेष परिस्थितियों में निलंबन भी हो सकता है कि रिट जारी की कर सकते हैं, लेकिन इसका अपवाद ये है कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ जहाँ पे जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, आर्टिकल 356 वाला, ठीक है, उसमें तो नहीं होते हैं निलंबित अधिकार। आर्टिकल 352 वाला लागू हो जाए तो निलंबित हो जाते हैं। मार्शल लॉ लागू हो जाए तो इसमें भी निलंबित हो जाते हैं। मार्शल लॉ कौन से आर्टिकल में, 34, समझ गए, इसमें लागू हो जाए तो। अब देखो 5 रिट जारी होती हैं, कौन कौन सी, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है जय भीम नाम से, साउथ की फिल्म है, ठीक है, सूर्या उसमें एक्टर है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या है कि गिरफ्तार जो व्यक्ति होता है उसको 24 घंटे में पेश करो। इसका मतलब यही है कि बंदी को हमारे सामने पेश किया जाए, कितने दिन में, 24 घंटे में, ठीक है। कौन कहेगा, कोर्ट कहेगा। परमादेश, परमादेश का मतलब मैंडामेस, मैंने क्वेश्चन भी पूछा आप लोगों से। इसमें क्या है कि
पहला मोटो वाक्य क्या है इसका, हम आदेश देते, हम आपको आदेश दे रहे। किसको आदेश देंगे, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इसके अपवाद हैं, ये ध्यान रखना। राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकते, राष्ट्रपति को जो है मैंडामेस जारी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज़, जो लोक प्राधिकारी होते हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उन सभी के कर्तव्य को विमुख, अगर मान लो कोई अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है, कोई बोले कि मैं नहीं कर रहा तेरा काम, ठीक है, वो मना कर दे, तो उसके लिए रिट जारी हो सकती है। उसको बोले, कोर्ट बोले क्यों नहीं कर रहा तू काम, हम आदेश देते हैं काम करो, ठीक है। यानी ये एक केस भी आया था शायद 2000, याद नहीं आ रहा मतलब कि केस क्या था, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि एक महिला थी और उसके खिलाफ रिट जारी हो गई कि ये ना यहाँ पे सफाई कर्मचारी है, लेकिन ये सफाई नहीं करती है यहाँ पे कभी भी, ठीक है। तो उसके ऊपर रिट जारी हो गई, मैंडामेस लग गया उस पर कि काम करो, ये काम करना पड़ेगा आपको, ये आपका काम, आप सरकारी अधिकारी हो, सरकारी काम करते हो, सरकारी नौकर हुआ, ठीक है, तो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रख लेना, राज्यपाल और राष्ट्रपति इसके अपवाद हैं, इनके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी कि सार्टोरी, ठीक है। सार्टोरी जो है, और दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों एक जैसी ही हैं लगभग। दोनों क्या है, दोनों न्यायिक और अर्ध न्यायिक के लिए जारी होती है, यानी कि ये न्यायालयों के लिए भी जारी हो सकती हैं, और जो ट्रिब्यूनल होते हैं, अर्ध न्यायिक संस्थाएं जो होती हैं, उनके लिए भी जारी हो सकती हैं। प्रतिषेध क्या होता है, प्रतिषेध में कि नीचे का न्यायालय जब ऊपर के न्यायालय का मामला देखे तो उच्च न्यायालय उसे अपने पास बुला लेगा। यानी कि मान लो कोई अधीनस्थ न्यायालय है और वो कोई दीवानी मामला 20 करोड़ का देख रहा है, अब ऊपर वाला न्यायालय क्या बोला, 20 करोड़ का तेरा अधिकार है, नहीं है ना, ला मुझे दे दे केस, छोड़ इस केस को, उसे छीन लेगा वो केस, तो उसको अपने पास बुला लेगा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर प्रतिषेध करेगा, रोक लगाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और ये कब जारी होती है प्रतिषेध, ये निर्णय लेने से पहले जारी होती है, कि अभी तक निर्णय हुआ नहीं, उसने कहा कि लाओ मुझे दो, तुम निर्णय मत करो, डिसीजन मैं देखता हूँ उसका, ठीक है, बुला लिया। उत्प्रेषण क्या होता है, ये निर्णय लिया जा चुका है उसके बाद जारी होगी, यानी कि इसने क्या किया, उसने डिसीजन दे दिया, अब इसको क्या करेगा, वो बोलेगा कि तूने डिसीजन दे दिया ना, ला वापस दे दे हमें, तेरा डिसीजन हम खारिज करते हैं पहले तो, ठीक है, अब हम इसके ऊपर जांच करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं। अब वो उसके डिसीजन का पोस्टमार्टम करेंगे, खोदेंगे, चीर फाड़ करेंगे उसकी, उसको देखेंगे और उसको बताएंगे फिर कि देखो तुमने गलत किया था, ठीक है, फिर वो ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि इनमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है, याद रख लेना है, ठीक है। दोनों किसको जारी होते हैं, न्यायिक और अर्ध न्यायिक को। लेकिन प्रतिषेध क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, ये होता है निर्णय लेने से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, किसी को रोक दिया गया, रुको मैं रोक रहा हूँ तुम्हें, रुको, रोक दिया, लाओ मुझे दो। उत्प्रेषण में क्या है कि निर्णय ले लिया, उसमें क्या होगा, सर्टोरी, लाओ ले लिया, लाओ मुझे दो वापस, अब ले लिया, अब मुझे सौंप दो इसे, ये ऐसे होता है, पोस्टमार्टम रीट है ये। एक रीट और है क्यूरेंटो, अधिकार परीक्षा जिसे कहते हैं। इसका मोटो वाक्य कि किस अधिकार से जवाब मांगा जाएगा इसमें। मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी योग्यताएं नहीं हैं वहाँ पे बैठने की, और वहाँ पे जाके बैठ गया, वो काम कर रहा है। जैसे कोई एसडीएम है, वो काम करना शुरू कर दे किसके नाम के, डीएस उसके काम कर दे कि वो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जो, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के काम करना शुरू कर दे, वो साइन कर दे और काम करवाता रहे। अब कोर्ट को पता चल जाए, कोर्ट कहेगी कि इधर आओ, इधर आओ, बताओ हमें कौन सा अधिकार है आपका, ये किस अधिकार से कर रहे हो ये काम, योग्य हो आप इस काम के लिए, आपकी अथॉरिटी है, नहीं है ना, छोड़ो इस काम को। तो यानी कि व्यक्ति बिना योग्यता के किसी पद पे बैठ जाता है जाके, उसकी योग्यताएं नहीं है, नहीं जानता है, उस योग्यता को नहीं समझता है वो, ठीक है। जैसे कोई मान ले किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है, वाइस चांसलर वाले साइन मारने शुरू कर दे, फिर उससे पूछेंगे किस अधिकार से कर रहा है तो वाइस चांसलर है, इधर आ, उसको भी बैठा लेंगे, है ना। तो इस तरीके के ये अधिकार हैं। अब आर्टिकल 32(4) मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है क्या, हमने क्या कहा था, आर्टिकल 32(4) में एक चीज़ देखी थी कि विशेष परिस्थितियों में निलंबन हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो दिखाते हैं। देखो, जब 352 यूज़ किया जाए, और 352 दो तरीके से यूज होता है, 358 आर्टिकल 358 और 359 के तरीके से। 358 में क्या होता है, 358 के तरीके से जब 352 लगा हुआ हो तो आर्टिकल 19 जो वो तुरंत निलंबित हो जाएगा, ठीक है। 359 में क्या होता है, 359 में होता है कि राष्ट्रपति निलंबित करेगा। अगर 359 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देश के अंदर,
ठीक है। तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति निलंबित करेगा, और अगर 358 के तहत लगाया गया है तो तुरंत आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, मार्शल लॉ आर्टिकल 34 इसके द्वारा विशिष्ट क्षेत्र पे लागू हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्शल लॉ में एक बात ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स जो वो निलंबित नहीं होंगे। ठीक है। विशिष्ट क्षेत्र में ही हो सकता है, लेकिन वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स निलंबित नहीं होते हैं, वो बाद में उसकी प्रोसेस होती है, वो अलग हो सकता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि यदि शस्त्र विद्रोह हो जाए, गृह युद्ध छिड़ जाए, आतंकवाद के कारण कोई क्षेत्र अशांति का शिकार हो जाए, उसे सेना के नियंत्रण में दे दिया जाए और सेना की शक्ति जो वो बढ़ा दी जाए। यानी कि कोई एरिया है, उस एरिया को सेना का नियंत्रण दे दिया गया, वहाँ पे युद्ध चला हुआ है, सशस्त्र विद्रोह चला हुआ है। जैसे मैं सशस्त्र विद्रोह की बात करूँ तो कोई कहेगा कि छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण सबसे बेहतर हो सकता है। गृह युद्ध की अगर कहीं पे हम बात करें कि गृह युद्ध जैसे पंजाब के अंदर हुआ था। ठीक है। आतंकवाद जो है, आतंकवाद यानी कि जैसे J&K के अंदर लागू कर देते हम। ठीक है। जैसे अशांति का शिकार है कोई क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, यहाँ पे इस तरीके के क्षेत्र हों, तो वहाँ पे क्या सेना के नियंत्रण में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। और सेना की शक्ति बढ़ा दी जाएगी और वो अपने तरीके से फिर डील करती चीज़ों को। एक एक्ट आया था इसी चीज़ को लेकर के, आर्मन फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आफ्स्पा बोलते हैं इसको, 1958 में ये एक्ट आता है। ये नागालैंड के लिए एक्ट लाया गया था कि आर्मन फोर्सेज को स्पेशल पावर दी गई थी और उसमें आर्टिकल 34 के तहत वो पावर दी गई थी। तो आफ्स्पा 1958 आर्टिकल 34 के तहत बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 33 रहता है आपका। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि 4 प्रकार के व्यक्तियों के अधिकार जो वो कम किए जा सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 33 जो है ये कहता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कम किया जा सकता है, लेकिन किन 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 के अधिकारों को, जो 4 तरीके के व्यक्ति, 4 तरीके के व्यक्तियों का मतलब है जैसे कानून व्यवस्था लागू करने वाले यानी कि एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके अधिकार कम हो सकते हैं। सशस्त्र बल से संबंधित व्यक्ति यानी कि कोई फौज में है, पुलिस में है या किसी दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर है, उनके अंदर जो व्यक्ति हैं उनके अधिकार कम हो सकते हैं भाई, फंडामेंटल राइट। गुप्तचर सेवा से संबंधित जो हैं यानी कि जो IB में है, RO में है, इन एजेंसियों में जो काम करते हैं उनके भी अधिकार कम हो सकते हैं। आवश्यक दूर संचार से जुड़ा हुआ व्यक्ति यानी कि कम्युनिकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति जो हैं उनके भी अधिकार कम हो सकते हैं। ठीक है। याद रखिएगा ये गवर्नमेंट अधिकारी हैं सारे, और इन चारों तरीके के गवर्नमेंट अधिकारियों के अधिकार कम हो सकते हैं। आर्टिकल 33 को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये पेपर में आने की बहुत संभावना रहती है। आया नहीं है लेकिन ये इस तरीके की बात इसमें लिखी गई है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, तो आप याद रखें। आर्टिकल 35 ये क्या कहता है, देखो, मूल अधिकारों को प्रभावी कैसे किया जाएगा। ठीक है। मूल अधिकार कैसे प्रभावी हो सकते हैं? प्रभावी हो सकते हैं, संसद को अधिकार है, विधानमंडल को अधिकार नहीं है। यानी कि संविधान के अंदर जो है, मान लो कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाना, उनको प्रभावी बनाना है तो संसद ही लागू करवा पाएगी उनको। संसद कानून बना सकती है, संसद संशोधन कर सकती है, संसद जो है उनके लिए कुछ एडवाइजरी जारी कर सकती है। राज्य विधानमंडलों को कोई अधिकार नहीं है कि हरियाणा कल को बोले कि नहीं हम आर्टिकल 19 में संशोधन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कल को केजरीवाल बोले कि नहीं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम और खोल रहे हैं। अब संसद कहेगी अपने घर बैठ जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं है, हम देख लेंगे। ठीक है। दूसरा, संसद अधिकारों के लिए विधि बना सकती है। इसके अंदर कि संसद जो अधिकारों के लिए कानून बना सकती है, संसद को ये अधिकार है, विधानमंडल को नहीं है। ठीक है। ये आर्टिकल 35 कहता है। आर्टिकल 35 किस चीज़ को, कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हों उनको किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए, वो सब चीज़ें आर्टिकल 35 में है। नोट करने वाली बात है कि मार्शल लॉ की जो परिभाषा है वो संविधान या किसी कानून में नहीं दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये याद रखना कि मार्शल लॉ की परिभाषा संविधान के किसी भी कानून में नहीं दी गई है। ठीक है। संविधान के किसी भी आर्टिकल में मार्शल लॉ की कोई परिभाषा नहीं है कि मार्शल लॉ क्या होगा। ठीक है। कहीं भी ये मत लिख के आना कि आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ की परिभाषा नहीं दी गई है, परिभाषा नहीं है। वहाँ फंडामेंटल राइट्स को कैसे निलंबित किया जा सकता है वो बताया गया है। ठीक है। वहाँ पे सिर्फ ये दिया गया है कि मार्शल लॉ की सेना की शक्ति बढ़ जाना, किन कंडीशन में शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन मार्शल लॉ नहीं हो उसका मतलब।
अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 ये तो होता है राज्य में लागू, ये होता है ये हाई कोर्ट का है, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट का। दोनों में क्या अंतर है देखते हैं एक बार। देखिए आर्टिकल 32, 226 ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, ये हाई कोर्ट जारी करेगा। ये सिर्फ फंडामेंटल के लिए जारी कर सकता है और ये विधिक और अन्य मामलों के लिए भी जारी कर सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है रिट के मामले में। कैसे? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और कुछ अन्य मामले जो होते हैं उनके लिए भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यदि तथ्य सही प्रतीत होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को लगे कि कोई रिट पहले जारी हुई थी, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, रिट को दोबारा जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यदि ये लगे कि तथ्य सही प्रतीत होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि रिट को जारी करना अनिवार्य है, ठीक है। रिट को जारी तब किया जाता है, पहले तथ्यों की जांच की जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि रिट जो है तथ्य बिल्कुल ठीक है, तो रिट ही जारी करेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं सुझाएगा, रिट ही जारी करनी पड़ेगी। जबकि हाई कोर्ट क्या है, तथ्य सही होने पर भी, अगर मान लो फैक्ट सही हैं, सब चीज़ें सही हैं, तो हाई कोर्ट रिट जारी ना करके भी, रिट जारी भी कर सकता है, लेकिन उसका मन करे कि मैं रिट जारी नहीं करना चाहता, तो क्या करेगा, हाई कोर्ट कोई अन्य उपाय भी बता सकता है कि भाई इसका दूसरा तरीका ढूंढ लो, रिट जारी करना क्यों ज़रूरी है, तो अन्य तरीका सुझा सकता है। इसके आगे क्या है, एक आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द है रेस जुडिकाटा, ठीक है, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है, आर्टिकल 32 और 26 दोनों के तहत रिट जारी होती है, ठीक है। जब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की मांग की जाती है, ठीक है, जब भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की डिमांड की जाएगी तो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है। अब रेस जुडिकाटा का सिद्धांत क्या है, देखो, रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि जो रिट एक बार जारी हो गई, एक बार जारी हो गई और उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाया और वो बाद में निलंबित हो गई या उसके ऊपर फैसला हो चुका है, ठीक है, तो उसको दोबारा जारी नहीं किया जा सकता। रेस जुडिकाटा का नियम कहता है ये। लेकिन एक बात हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की मांग की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा नहीं लागू होगा। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पे लागू नहीं होता, सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है जिसके ऊपर रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता है। यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को दोबारा भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। किसी दूसरे मामले में रिट जो है एक बार रद्द होने पर दोबारा जारी नहीं हो सकती। अगर रिट रद्द हो गई तो रिट दोबारा नहीं लग सकती भाई। सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण ही एक ऐसी रिट है जो रेस जुडिकाटा का अपवाद है। रेस जुडिकाटा का मतलब है कि एक बार रिट जारी हो गई, उसके बाद अगर वो रद्द हो जाती है तो वो दोबारा जारी नहीं हो सकती, ठीक है। सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसा है कि अगर तथ्य दोबारा से देखे जाएं, ठीक है, और तथ्य सही सिद्ध हो जाएं, ठीक है, नए तथ्य सामने आ जाएं तो वो जारी की जा सकती है, ठीक है। तो हमने आज जो है वो देखा है, सारे फंडामेंटल राइट्स जो हम ख़त्म किए, समाप्त किए। अब हमारे पास जो है कुल मिलाकर के फंडामेंटल राइट्स तक की सारी डिटेल्स कवर हो चुकी हैं। अब हम जो है डीपीएसपी पे चलेंगे और डीपीएसपी जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, इनको बहुत सिंपल तरीके से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। चैनल को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। और लाइक का बटन आपके सामने है, अंगूठा ही तो वही तो दबाना है, इतना टाइम तो नहीं लगता कि उसको दबाने में, नहीं दबा सकते आप, ज़रूर कीजिए। और पूरा देखा करें वीडियो, पूरा देख करके ही समझ में आएगा, ठीक है। इस डिटेल्स को कवर किया हमने, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।